लड़ने वाले और लड़कर हम इन्हें हटाने वाले हैं। इन जो चोरों ने वोट और मशीन लाई है, निवडणूक आयोग चोर को हम यहाँ से हटाने वाले। वो जो दलाल की कर रहे एक किसी राजकीय पक्ष की, मैं तो खुला बोलना चाहूंगा, इस देश में दो व्यापारियों ने, जो एक है अमित शाह और एक है नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने जिस तरह से देश को बर्बाद करना चालू किया है, इनके खिलाफ बहुत जल्द महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में ये कुछ तरह का आंदोलन होने वाला है। आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ। उन्होंने बोला जो आंदोलन यूएम के खिलाफ है वो बीजेपी के खिलाफ है। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र जिसने कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की अगुवाई की, उसी महाराष्ट्र से क्या इस देश में लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया के शुद्धिकरण का सूत्रपात होगा? देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 1 से सवा महीने ऐसे गुजरे हैं जो आंदोलनों के नाम रहे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तो हियन से हुवन तक, गगन से भुवन तक सब आंदोलन ही आंदोलन हो रहा है। प्रयागराज से काशी तक सब आंदोलन। राजस्थान, गुजरात में भी तस्वीरें ऐसी ही आ रही हैं। तो तमाम ऐसे राज्य हैं। बंगाल तो खैर बिल्कुल आमने सामने के सियासी टकराव में पिस रहा है। महाराष्ट्र, जहां पर सरकार बनने के बाद, विधानसभा चुनाव में सरकार बनने के बाद अब तक मराठी मानुस समझ ही नहीं पा रहा है कि सरकार कैसे बनी और किसकी बनी। ईवीएम पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस बीच मुंबई में एक घटना, जो किसी अखबार में जिसको जगह नहीं मिली, किसी टेलीविजन चैनल पर जगह नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि यहां पर 1,00,000-2,00,000 लोग थे, लेकिन बड़े बड़े आंदोलन एक छोटी सी शुरुआत के ही साथ शुरू होते हैं। चुनाव आयोग का दफ्तर मुंबई में, उस दफ्तर में प्रदर्शनकारी घुस गए। भयंकर हड़कंप, पुलिस आई, खींचातानी हुई, बाहर कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों की डिमांड क्या थी? प्रदर्शनकारियों की डिमांड थी ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। ये प्रदर्शनकारी न कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, न शिवसेना से जुड़े थे, न राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े थे। इसीलिए ये खबर हम लेकर के आए हैं। अगर जनता के बीच मौजूद सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक संगठन इस दिशा में आगे बढ़ चले, तो ये समझ लीजिए कि ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों के नीचे से कुर्सी कब खिसक जाएगी और कब जनता के दबाव में घुटने टेकने पड़ेंगे, इसके लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है। मेरे साथ भाऊ हैं और भाऊ के साथ महाराष्ट्र से वो समूह, उस समूह के अगुआ जो लगातार, मैंने आपको एक हिस्सा बताया था कि चुनाव आयोग के दफ्तर में घुस गए प्रदर्शनकारी, लेकिन उस समूह के अगुआ ये सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, उमरे साहब। ये अनशन पर बैठे हुए हैं। पीछे आप देख रहे होंगे मराठी में लिखा हुआ है। भाऊ हैं तो कुछ मराठी और हिंदी में कोई दिक्कत है नहीं, सब अभी आपको हिंदी में बता दिया जाएगा। पीछे देखिए, लोकतंत्र के लिए ईवीएम हटवा, इतना तो मैं भी समझ पा रहा हूं। ईवीएम हटाने के लिए ये आंदोलन है और ये अनशन कर रहे हैं। खबर तो ये भी मिली कि इनके अनशन को खत्म करवाने के लिए ऊपर से दबाव भी बनाया जा रहा है कि इनको उठाओ और बाहर भगाओ, इन्हीं को फेंक दो। ये कह रहे हैं ईवीएम फेंको और सत्ताधीश कह रहे हैं इनको फेंक दो। तो अभी पूरी कहानी इनसे समझेंगे हम, लेकिन पहले भाव से एक बार इंट्रोडक्शन करवाएंगे और पहले आपको खबर दिखाएंगे। भैया हेडलाइन दिखा दीजिए जरा। ये देखिए, ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर में घुस गए प्रदर्शनकारी, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। नेक्स्ट, राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में घुसकर ईवीएम विरोधी नारेबाजी। मैंने पहले कहा था यहां पर 1,00,000-2,00,000 लोग नहीं थे, लेकिन जितने थे वो साहसी थे, और साहसी ही नहीं, लोकतंत्र और संविधान के लिए दुस्साहसी थे। वो दुस्साहस करके वहां पर घुसे। विजुअल दिखाइए। मला वाटते काय होत नाही, पण होतं. आतापर्यंत बरंच घटना झालेल्या आहेत.
पण प्रॉपर चॅनलनी केलं. असं केलं कायदा हातात घेतला तर तुमचं काहीही होणार नाही. योग्य कायदा हातात घेऊ नका. प्रॉपर चॅनलनी केलं. तुम्हाला काय माहित नसेल तर आपण मार्गदर्शन करतो की कसं करायचं असतं, काय करायचं असतं. हे ऐकलं तरी कारवाई करणार, नाही ऐकलं तरी कारवाई करणार. इथं हजारो लोक येतात जातात, तिथे तुम्ही असं जर मनमानी करायला लागलं तर नाही चालणार. आमचं मन दुखवलंय ना मॅम. 5 दिवसाने आमचं मन असं बसलेलं आहे. मनमानी आयोग आज जीव गेला आमच्या माणसाचं, तुम्ही काय करणार? अब तेच मागणी तुम्ही प्रॉपर चॅनलनी प्रॉपरच केले नाही. आम्ही 5 तारखेला निवेदन दिलं. आम्ही झालेलं उपोषणाला बसलेले. मला सांगा चॅनलवाल्यांच्या हातात असतं का निवडणूक? तांदूळवाडी कळंब तालुक्यात 6वा दिवस आहे. 16 तारखेची गेली तू माहिती नावं घेतली, नाव एकच दिलं. बाकी चलिए, आम्हाला देते ना. पुष्प ये पुलिस की संख्या बढ़ती गई और वो दफ्तर में घुस करके प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे वहां पर फर्श पे ही जमीन पर, उनको उठाना शुरू हो गया. आगे बढ़ाते जाइए. 5 तारीखला आम्ही तुमच्या घराखात्याला शब्द बोलणार नाही. काय हरकत नाही. मीडियाला कव्हरेज देते, मीडियाला द्या. बढ़ाते जाइए फिर. ये कार्यक्रम दरअसल सारा कुछ वहां पर भी जो पुलिस से बात हो रही है वो भी मराठी में है. तो एक तो क्या बातचीत हो रही है और ये कौन सा संगठन है, तब हम उनसे चले बात. पूरा कौन सा संगठन है, क्या है? सबसे पहले मैं बाळाराजे पाटिल का स्वागत करता हूँ न्यूज लॉन्चर के इस प्लेटफॉर्म पे. और आशीष, ये एक सामाजिक संगठन है, धर्मवीर छत्रपति संभाजी राजे शौर्य प्रतिष्ठान. हाँ. उस पे और बाळाराजे जो हमारे सामने बैठे हैं वो वहाँ के संस्थापक है. ये इन्होंने 5 जनवरी को चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था और उन्होंने ये कहा था कि भाई हम आमरण अनशन करने जा रहे हैं यदि आपने ईवीएम पे हटाकर ये वापस बैलेट पेपर पे नहीं आए तो. लेकिन जैसा कि चुनाव आयोग जो दिल्ली क्या मुंबई क्या सब चुनाव आयोग एक ही तरीके से काम करते हैं, उन चुनाव आयोग ने ना इनको कोई पत्र की रिप्लाई दिया, ना कोई एंडोर्समेंट किया. उसके बाद 16 जनवरी से तांदुळवाड़ी तालुका, मतलब तांदुळवाड़ी गांव है कलम तालुका में, वहां पे उन्होंने अपना आमरण अनशन चालू किया. और 16 जनवरी के बाद भी, आमरण अनशन चालू होने के बाद भी जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो 21 जनवरी को शौर्य प्रतिष्ठान की जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है राजश्री उमरे पाटिल, उनके नेतृत्व में एक पूरा डेलीगेशन चुनाव आयोग के अंदर घुस गया. उन्होंने कहा कि भाई आमरण अनशन पे कोई बैठा है, आपको पत्र लिखा है, पत्र का आप कोई एंडोर्समेंट तक देने को तैयार नहीं है. और यदि उस आमरण अनशन में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो जब आप सुन ही नहीं रहे हैं तो हम आए. तो वहां पे वो पुलिस अधिकारी कह रहे कि अरे प्रॉपर चैनल से आपको आना चाहिए. बोले कौन सा प्रॉपर चैनल होता भाई? पत्र लिखा है आपको. सारा करने के बाद भी यदि आप सुनने को तैयार नहीं हो, एक आम आदमी की बात सुनने को तैयार नहीं हो. देखिए, ये चुनाव आयोग का दायित्व क्या है? चुनाव आयोग का दायित्व मतदाताओं के प्रति है, राजनीतिक दलों के प्रति नहीं है. हमेशा आप देखते हैं कि चुनाव मतदाताओं की सुविधा के अनुसार कैसा होगा. कई जगह त्योहार होते हैं तो मतदान की डेट आगे पीछे की जाती है, मतदाताओं के लिए की जाती ना. तो ये यदि कोई सिविल सोसाइटी लोग आप कम से कम बात करने के लिए बुलाते, बात करते, लेकिन आपका एरोगेंस इतना बढ़ गया है कि आप सुनने को तैयार नहीं है. कोई आमरण अनशन पे बैठा तो उसका कुछ कॉग्निजेंस लेने को तैयार नहीं है. ये वैसी ही बात है जैसी वांगचुक की वहां हुई थी. वो अनशन पे बैठे थे, जब अनशन के लोग हॉस्पिटल में जाना शुरू हो गए तब यूथ रास्ते पे आ गए. युवकों को जो जेन जी है उसके पास एक लिमिट तक पेशेंस है. उसके बाद फिर उसको लगता है कि यदि अनशन पे बैठने के बाद हॉस्पिटल में जाके मरना है तो फिर ऐसे ही मरो. और फायरिंग में हो गई, 4-5 लोग मर गए. यहां पे भी जो यूथ है, जब उन्होंने देखा कि 21 तारीख तक कुछ नहीं हुआ तो ये युवकों ने रास्ते में गाड़ियां रोकना शुरू कर दी हाईवे पे. उसकी भी खबरें, क्योंकि देखिए पामेरियन मीडिया है, खबरें कहीं आने नहीं देगा. ये खबर आपको कहीं नहीं दिखेगी. ऐसा नहीं कि अखबारों में इंफॉर्मेशन नहीं थी, सब अखबारों में इंफॉर्मेशन थी.
लेकिन आप ढूंढते रहिएगा, आपको कहीं खबर नहीं मिलेगी। खबर हटाओ, उसके बाद वो लोकल जो सरपंच है गांव के, उस पर प्रेशर है कि इनको हटाओ भाई तुम्हारे गांव से, नहीं तो हम तुम पे एक्शन लेंगे। बाला राजे पाटिल क्या मांग कर रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं, सुविधा मांग रहे हैं, अनाज मांग रहे हैं। उनकी एक डिमांड है जिसको लॉजिस्टिकली सुन लेना चाहिए, और जो जवाब है वो जवाब देना चाहिए। आप सुनने को तैयार नहीं हो तो वो आदमी आमरण अनशन पे बैठा। और यदि उस आमरण अनशन को आप तकलीफ देना चाहते हो, उन संगठन के कार्यकर्ताओं को तकलीफ देना चाहते हो, तो फिर लोग हिंसक हो जाते हैं। फिर आरोप लग जाएंगे कि एक दिन बालाराजे पाटिल चाउमीन खाते हुए दिखाए तो ये चीनी हो गए जी, चीन का पैसा लेते हैं। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जैसा उस पे चल रहा है, उनके उन पे चल रहा है। पाटिल साहब लेकिन ये महाराष्ट्र है आशीष। महाराष्ट्र में जो आपने वहां किया वो महाराष्ट्र में नहीं कर सकते। पाटिल साहब, कब से अनशन चल रहा है? कब तक अनशन चलेगा? ये कब तक कंटिन्यू रख पाएंगे अनशन? 16 जनवरी से अनशन चालू हुआ है, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होते तब तक ये अनशन चालू ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, चाहे हमारी जान चली जाए। लेकिन लोकशाही बचाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए हम लड़ने वाले, और आखिरी सांस तक लड़ने वाले हैं। क्या क्या मांग है? जरा एक लाइन से पहले मांग गिनवाइए आप, कम से कम देश जाने। हमने बस एक मांग की थी कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों का, सर्वसामान्य जनता का कहना है कि आप लोग अब ईवीएम मशीन पे इलेक्शन चुनाव मत लो, आप बैलेट पे चुनाव ले लो। यही मांग हमने मराठी में उनको लिखा था, उनको निवेदन दिया था कि आने वाले स्थानिक स्वराज संस्थान के जो चुनाव है उसमें पूरे महाराष्ट्र में आप बैलेट पेपर पे लीजिएगा, मशीन को हटा दीजिएगा, जनता को आप न्याय दीजिएगा, जनता की जो मन में कुछ भावनाएं जागी है उनको आप समझकर हमें बैलेट पेपर पे चुनाव लीजिएगा, ऐसे मांग की थी हमने उनसे। अच्छा पाटिल साहब, एक बात और, आपने देखा है इस देश में बहुत सारे ऐसे अभी लोग हैं, अभी देश में उम्मीद नहीं खत्म हुई है, बहुत सारे लोग हैं जो संविधान और लोकशाही के लिए जान देने को तैयार हैं। आप भी कह रहे हो जान चली जाए तब तक आमरण अनशन चलेगा। जान जाने से पहले अगर जेल चले गए तो ये तो जेल डालने में यकीन रखते हैं, जेल भेज देंगे उठा के, कहेंगे देशद्रोही है। उन्होंने आज भी हमें नोटिस, अभी नोटिस दिया, ये देख सकते हो अभी जस्ट पुलिस वालों ने। अच्छा, हाँ, मैं आपको बाद में फोटो डाल दूंगा कि अनशन बंद करो, स्थगित करो। और मेरे को सबसे बड़ी बात ये लगती है कि देखो, जब चुनाव आयोग के पास हमारा निवेदन गया है कि आप ये चुनाव अभी बैलेट पेपर पे लीजिएगा, तो उन्होंने हमें ये उसमें जवाब में ये लिख के दिया कि चुनाव 2 सिस्टम से लिए जा सकते हैं, एक तो बैलेट पेपर से और दूसरा यूएम मशीन से। लेकिन हम यूएम मशीन से इसलिए चुनाव लेते हैं कि निवडणूक आयोग जो है उनको चुनाव लेने में आसानी हो, जनता के लिए नहीं, बस निवडणूक आयोग के जो अधिकारी है जो एसी में बैठते हैं उनको ये मशीन पे चुनाव लेने के लिए आसानी हो, इसलिए हम चुनाव मशीन पे ही लेंगे। आपकी मांग, मतलब कोर्ट जैसे आदेश करता है कि आपकी याचिका खारिज कर दिए, वैसे उन्होंने हमें लिख के दिया है लिखित कि आपकी याचिका खारिज की है, किस बेस पे खारिज की है ये भी नहीं बता रहे हैं। ये तो बताएंगे, आज तक बहुत लोग पूछे, नहीं बताए किसी को। मेरा ये मतलब एक बात समझना चाह रहा हूं कि कितने लोग, देखिए आपको भी एक भाव ने एग्जाम्पल दिया था लेह वाला वांगचुक का। सोनम वांगचुक इस देश के लिए, सेना के लिए बहुत सारे उन्होंने खोज की, इनोवेशंस किए, उनको जेल में डाल दिए हैं, जोधपुर में पड़े हैं, अब तक जमानत के लिए तारीखें लग रही हैं। आपको भी उठा जेल में डाल देंगे, तब फिर क्या करेंगे पाटिल साहब? हाँ, जोड़िए दोबारा, उनको जोड़िए। तब तक मैं भाऊ ये कितना कंटिन्यू कर पाएंगे, कितना लड़ पाएंगे? कितना, देखिए आशीष, उनको तो मुझे लगता है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, जबरदस्ती उनका अनशन तोड़ा जाएगा। ये अक्सर ये स्थिति होती है, क्योंकि इनका अभी धीरे धीरे, लेकिन कुछ देखिए, जरांगे पाटिल ने ऐसा ही शुरू किया था आशीष। हाँ, मुझे याद है जरांगे पाटिल अपने गांव में बैठे थे तो गांव के चंद लोग बैठे हुए थे उनके साथ, पड़ोस के गांव के लोग भी नहीं थे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का एक कार्यक्रम उनके गांव के पास था, आपकी सरकार आपके द्वार। उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ
शिंदे ये शिरकत करते थे। तो वहां पुलिस वालों ने सिर्फ एहतियात के तौर पे वहां लाठीचार्ज करके उन लोगों को उठाया, जरांगे पाटिल को, और एक लाठीचार्ज ने जरांगे पाटिल नाम का तूफान खड़ा कर दिया महाराष्ट्र में। ये बाळाराजे पाटिल है और धर्मवीर संभाजी राजे के नाम से प्रतिष्ठान है, शौर्य प्रतिष्ठान है। ये कोई राजकीय दल नहीं है कि जो सीटें मांग रहा है। ये राजकीय दल नहीं है कि जो झंडा लेके अपना कि भाई इसको समर्थन दो, उसको समर्थन दो, ये 2-4 ठेकेदार काम कर लिए, ये नहीं है। ये शुद्ध रूप से ये लोग जो है ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई ये सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं है। जब तक सामान्य इंसान, क्योंकि आज मैं महाराष्ट्र में कहीं भी जाता हूं तो मुझे एक ही बात बोली जाती है, असं कसं झालं, असं कसं झालं, और लोग उत्साहित नहीं है। चुनाव आयोग इतना खर्चा करता है लेकिन वोट परसेंटेज नहीं बढ़ता। लोग कहते कि क्या करो, हम वोट भी देंगे तो जीतते तो वही हैं। बटन कौन सा भी दबाओ, जाते तो एक ही जगह पे हैं। तो जब इतना अविश्वास है सामान्य इंसान का, देखिए जर्मनी में सिर्फ 2 लोगों ने लेटर लिखा था, सिर्फ 2। जर्मनी विश्व की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंट्री है। जर्मनी जैसा इंजीनियरिंग किसी का नहीं है। आज भी इंजीनियरिंग में जर्मनी से बड़ी कोई चीज मानी नहीं जाती। मैकेनिक यानी मशीन्स में जर्मनी से कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। चाहे मर्सिडीज बेंज से लेकर लोग, कार में मर्सिडीज बेंज से लेकर कोई सारी, जर्मनी एक मशीन की एक अल्टीमेट, इसको मक्का मदीना करो, इसको पंढरपुर कहो महाराष्ट्र में, या काशी कहो हिंदी में, वो जर्मनी बैलेट पेपर पे आ गई मशीनों से, क्योंकि 2 मतदाताओं ने लेटर लिखा था कि हमारा विश्वास नहीं इस पे। और यहां सारी दुनिया कह रही है, स्वयं नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भाषण में कि पूरे विकसित देश बैलेट पे आ रहे हैं। नरसिम्हा जी ने किताब लिखी थी और यही तुम्हारा किरीट सोमैया महाराष्ट्र का प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेके बता रहा था कि ये कितना खराब है, ये मतीन कितनी काम का नहीं। आज सबके मुंह में ताले हैं सब। तो मैं बाळाराजे पाटिल को कोई बहुत बड़ा नेता नहीं मान रहा हूं। एक सामान्य इंसान है, एक सामान्य नागरिक है भारतीय, जिसकी अपनी पीड़ा है। लेकिन मैं अब बाळाराजे पाटिल के पास ही चल रहा हूं भाव, उस सवाल के साथ जो सवाल वाकई चुभने वाला है, और ये चुभे बाळाराजे पाटिल को चुभे न चुभे, ये महाराष्ट्र के उन मराठियों को जरूर चुभना चाहिए। मैं चाहता हूं चुभे, उनको चुभना चाहिए जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद बहुत सारे, वो राजकीय दल से हों, वो सामाजिक संगठन से हों, वो एक्टिविस्ट हों, वो चुनाव सुधार वाले कार्यकर्ता हों, बहुत सारे मैंने बहुतों को सुना कि ईवीएम बदल देंगे, यहाँ पर सड़क पे उतरेंगे, वहां पर उतरेंगे, ये कर देंगे। आज बाळाराजे पाटिल के साथ महाराष्ट्र में कितने लोग हैं? 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, कितने हैं? आज अगर ये अनशन चल रहा है पाटिल साहब, कितने लोग हैं? मुझे लगता है अगर पूरे महाराष्ट्र को ईवीएम मशीन पर संदेह है तो आज तो आपके पीछे जनसैलाब होना चाहिए था। कहां सब सोए हुए हैं? ये चुभने वाली बात है मराठियों के लिए, और चुभे मैं चाहता हूं, हमसे नाराज हो जाएं, लेकिन कहां है सब मराठी? अभी महाराष्ट्र में ये जो राज्यकर्ता सरकार है, इन्होंने ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी की है, मजहब और जाति जाति के नाम पे अगर कोई लड़े तो उसके साथ जनसलाब आपको जरूर दिखेगा, लेकिन कोई लोकशाही, संविधान और देश हित की बात करे तो उसके पीछे जो चुनिंदा लोग जो संविधान को मानते, जो लोकशाही को मानते, वही लोग खड़े रहते। आज मेरे साथ मेरे 1000-2000 ही लोग हैं, लेकिन उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में ये दिखा दिया है कि हम
लड़ने वाले और लड़कर हम इन्हें हटाने वाले हैं। इन जो चोरों ने वोट और मशीन लाई है, निवडणूक आयोग चोर को हम यहाँ से हटाने वाले। वो जो दलाल की कर रहे एक किसी राजकीय पक्ष की, मैं तो खुला बोलना चाहूंगा, इस देश में दो व्यापारियों ने, जो एक है अमित शाह और एक है नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने जिस तरह से देश को बर्बाद करना चालू किया है, इनके खिलाफ बहुत जल्द महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में ये कुछ तरह का आंदोलन होने वाला है। और इन लोगों को आज मेरे को धाराशिव डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में पड़ता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम अनशन कर रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के जिलाध्यक्ष जो है, माजी जिलाध्यक्ष, उन्होंने हमें फोन पर ये बताया, आप लोग बीजेपी के खिलाफ अनशन कर रहे हो। मैंने बोला ये अनशन किसी राजकीय पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं, ये अनशन मेरा निवडणूक आयोग के खिलाफ है। उन्होंने बोला नहीं, आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ। उन्होंने बोला जो आंदोलन यूएम के खिलाफ है वो बीजेपी के खिलाफ है। मतलब बीजेपी आज जो सत्ता में है वो सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव मिशन के ऊपर ही है, ना ही इनके खुद के किसी मुद्दे पर है। और इनके पास दो ही मुद्दे हैं, देखो आप लोग भी जानते हो, जब भी देश में कोई चुनाव आता है, देश की चुनाव की जब सिचुएशन आती है, या तो ये धर्म के नाम पे कोई अच्छा प्रोग्राम त्योहार करके दिखाएंगे, या धर्म के नाम पे भड़काएंगे, या फिर देश के सीमाओं पे कुछ ऐसे हादसे करवाएंगे या करेंगे कि जिसके वजह से देश पे पूरे भावनाएं बने और इनके साथ वोट करे। फिर भी लोग इनके साथ वोट नहीं कर रहे। जैसे आप जानते हो, इन्होंने वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं रहे, फिर भी इन्होंने मिशन के नाम पे आज सत्ता में है। मैं निवडणूक आयोग से और पूरे हिंदुस्तान की जनता से एक गुहार लगाऊंगा कि आप लोग इस जन आंदोलन में शामिल होकर ये लड़ाई को एक साथ लड़ना जरूरी है, नहीं तो आने वाले कालों में देश में कहीं लोकशाही और लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये निवडणूक आयोग जो बोल रहे हैं पाटिल साहब, मैं बता दूं, चुनाव आयोग को मराठी में चुनाव आयोग को निवडणूक आयोग बोल रहे हैं, चुनाव आयोग उसको समझिएगा आप लोग। लेकिन भाऊ मैं एक सवाल अगला आपसे, ये तो अद्भुत हो गया, ये तो रिकॉर्डिंग मंगवानी पड़ेगी। आपको दिखाऊं अभी तो ये जो है, अगर वो ये कह रहा है कि ईवीएम का विरोध मतलब भाजपा का विरोध, तब तो फिर नरेंद्र मोदी अब इसके बाद तो कपड़ा उतर गया कपड़ा। नहीं, तो मैंने क्या उतर ही कहा गया। आपको? मैं आपको दिखा रहा हूँ, भाई रुको, आपको क्या दिखाता हूं। कहोगे? हमारे यहाँ 50 खोखे देके 50 करोड़ रुपए देके विधायक खरीदे गए। अब ये बात जब कहते हैं तो लोग कहते हैं कि आप आरोप लगा रहे हो। अब बीजेपी का एक विधायक दूसरे विधायक को कहता है, एकनाथ शिंदे के, कि हमको मालूम है हमने 50-50 देके तुमको बुलाया था। अब इसके बाद क्या बचा है? यदि ये कहता है कि भाई ईवीएम के खिलाफ बोलने के मायने, सुना रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग, सुनाइए। नमस्कार बोला ना. ऐका सर, माझ्या निवडणूक आयोगाची आहे. आमचं समजा जी लढाई चालू आहे आमचा लोकसंख्येच्या, सर आवाज आहे ना का माझा? हो ऐकतोय. आमचा जी लढाई चालू आहे निवडणूक आयोगाच्या विरोधामध्ये लढा चालू सर. तुम्ही आमच्या विरोधामध्ये बैठ द्यायला लागला नाही का? आणि आम्हाला तुम्ही कोणत्या पक्षाची जोडायचं काय करतो? आम्हाला काय माहिती त्याच्यावर? ईव्हीएमवर हल्ला म्हणजे लोकशाहीवर हल्ला आहे ना. तुम्ही ऐका, तुम्ही आता एका पक्षाच्या काम करा, तुम्ही जनतेमध्ये जावा, जनतेकडनं ईव्हीएमच्या विरोधात आंदोलन करा. तुम्ही आंदोलन करून सरकारला ऐका ना गोष्ट मी काय बोललो तुम्हाला, तुम्ही पक्षाचे पदाधिकारी आहे त्या पक्षाच्या एकाही माणसाच्या विरोधामध्ये धर्मवीर प्रतिष्ठाननं कुठं बाईट दिली का? मला याचं उत्तर द्या. ईव्हीएमच्या विरोधात म्हणजे भाजपच्या विरोधात ना. ईव्हीएम म्हणजे कोण आहे? हो गया वो कहता है, इन्होंने ये कहा कि भाई हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन ने कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के बारे में कोई बात नहीं की। भाजपा के किसी भी नेता के बारे में किसी ने भी कुछ बात की होगी तो बताइए। हमारा तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और हम ईवीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो बोले नहीं, ईवीएम के खिलाफ मतलब भाजपा के खिलाफ हो गया ना। अच्छा, तो फिर तो राजश्री उमरे भाजपा के दफ्तर में घुसी थी, इसका मतलब? हाँ, तो फिर जब राजश्री उमरे ने हमला किया तो वो भाजपा के दफ्तर में किया।
तो ये तो कबूलनामा ये आशीष जी, ये भारतीय जनता पार्टी का परसेप्शन है। ईवीएम पर हमला तो भाजपा पे हमला, क्योंकि भाजपा सत्ता में आती ईवीएम की वजह से है, तो बट नेचुरल है ईवीएम पे हमला तो भाजपा पे हमला। उसमें उसने गलत कुछ नहीं कहा। वो जानता है कि नरेंद्र मोदी नहीं सत्ता में ला रहे, देवेंद्र फडणवीस सत्ता में नहीं ला रहे उनको, ना रामलला की वजह से आ रहे हैं, ये सत्ता में विकास की वजह से नहीं आ रहे, ये आ रहे ईवीएम की वजह से। तो जिसकी वजह से आप सत्ता में आ रहे हो उसके खिलाफ अनशन करके करे तो मिर्ची तो लगेगी, तकलीफ तो होगी। जब पाटिल साहब, हाँ, वक्त हो रहा है पाटिल साहब, मैं आपसे ही समझना चाहता हूँ, आप इस पूरे अभियान के आप ही नायक हैं, आप कम हैं ज्यादा हैं, अकेले हैं दुकेले हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो अच्छा काम करने वाला अकेला भी दिखे ना, अकेला तो अकेला ही गांधी ने इस देश में आंदोलन खड़ा किया था, अकेला साउथ अफ्रीका साहब की। लेकिन आपका आगे क्या प्लान है? अकेले ही रहेंगे या इस पड़ाव में, इसमें हम आगे देख पाएंगे? हम तो चाहते हैं, देखिए हम लोग ढकोसला नहीं करते, हम भाव एकदम साफ हैं। हम तो चाहते हैं कि हम अगली बार जुड़े तो वहां पर 1 लाख लोग हों। तो कुछ है आपके पास, कुछ ऐसा फुटप्रिंट, कोई प्लान कुछ है ऐसा? अभी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, लोगों के फोन कॉन्टेक्ट पे हमारे से बात हो रहा है। और आपको एक बात बताना भूल गया, जब मैंने चुनाव आयोग को जब निवेदन दिया था, अर्जी किया था, तो उसके बाद 2 दिनों बाद मेरे ऊपर 1 दिनों में बीड डिस्ट्रिक्ट में 38 केसेस दाखिल किए इन्होंने। आप तो 38 एफआईआर बने 1 दिन में। और वो एफआईआर ये थे, ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारे हिंदुत्ववादी सरकार है। तो वो केसेस इस बिना पर थे मेरे ऊपर। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, अहिल्याबाई होलकर जी, मतलब जितने महापुरुष पूरे हिंदुस्तान में हैं उनके स्टैचू स्टैबल किए थे, बिठाए थे मैंने। इसके ऊपर उन्होंने मेरे ऊपर ये मतलब झूठे एफआईआर दाखिल करवा कर मेरे को इन्होंने, आज भी अभी मेरे पास बीड डिस्ट्रिक्ट में से पुलिस आके बैठी है। कल आपको किसी भी हालत में हमारे ऊपर पुलिस स्टेशन में हाजिर होना होगा, नहीं तो आपके ऊपर वारंट निकलेगा। एक इंसान अनशन पे बैठा है, वो कल किस तरह से आ पाएगा? तो ये सब दिखावा है, ये ना रामलला के है, ना देश के है, ना ही ये जनता के है। ये सब झूठे और व्यापारी लोग है, बस व्यापार करना चाहते हैं देश का, देश को बेचना चाहते हैं ये लोग। ताजू भाई, मैं पहला केस सुधार रहा हूं कि आपने यदि छत्रपति महाराष्ट्र में यदि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाने पे या पुतला खड़ा करने पे, महाराष्ट्र में धर्मवीर संभाजी महाराज का पुतला खड़ा करने पे, आम्बेडकर जी का पुतला खड़ा करने पे, जिनको हम गर्व करते हैं कि वो मराठी थे, यदि अहिल्याबाई होलकर की तो इनको कोई इज्जत ही नहीं। अभी जब काशी में अहिल्याबाई का किया हुआ मणिकर्म घाट पर ही अहिल्या की पूरा जीर्णोद्धार किया हुआ पूरा जो घाट है उखाड़ के फेंक दिया, वही इज्जत नहीं हो रही है। तो महाराष्ट्र में कम से कम होनी चाहिए इज्जत। और बीड ज्यादा दूर नहीं है, नगर जिले से जहां उनकी जन्म स्थिति है, उस जिले का नाम अहिल्याबाई होलकर रखा। ये सिर्फ अहिल्याबाई को एटीएम के नाम से बेचते हैं। इनके लिए राम एटीएम है, इनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एटीएम है, इनके लिए संभाजी महाराज एटीएम है, इनके लिए ज्योतिबा फुले साहू महाराज, इनके लिए अम्बेडकर साहब एटीएम है। बताइए, स्टैचू रखने पे आपने एफआईआर ठोक दी। अब एटीएम के बजाय भाऊ ईवीएम बोलना शुरू कर दीजिए कि बाबा साहब ईवीएम है। बस ये सब वोट उगालने की मशीन है। वोट उगालने की मशीन है। एटीएम भी मशीन, चलिए हमारी करूंगा, आप सब लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, क्योंकि ये देश हित की लड़ाई है। ना मैं, मेरे पूरे खानदान में कोई चुनाव लड़ा है आज तक, ना आगे भी लड़ने वाला है। मेरे को बस ये देश के हित के लिए, ये देश की लोकशाही बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी है। आप लोगों का ऐसे ही साथ जरूरी है। पाटिल साहब, हमारे यहाँ तो बिल्कुल, आप देखिए महाराष्ट्र के भाऊ अशोक वानखेड़े सब जानते हैं, महाराष्ट्र ही नहीं, आपने तो महाराष्ट्र से एक ऐसा पत्रकार भेजा जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है।
तो जी हाँ। वो मौजूद है और हम दोनों भाई इतना वादा करते हैं, आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट अगर नहीं है तब तो आप अकेले भी है ना, तो आपके पीछे 2 नाम आप नोट कर लीजिएगा, अशोक वानखेड़े और आशीष चित्रांशी। हम लोग ढकोसला नहीं करते कि नहीं जी हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, साथ वैसा नहीं। देंगे। लोकतंत्र और संविधान, यही हमारा मकसद है। लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा। सत्ता आती जाती है, राजनीतिक दल आते जाते हैं। हमने दिल्ली में 35 साल में कई बार सत्ता परिवर्तन देखे, पूरे देश में सत्ता परिवर्तन होते हुए देखे। सत्ता को कोई लेना देना नहीं है। जो भी राजनीतिक सत्ता में आएगा उसको सवाल पूछा जाएगा, और यदि कोई संविधान पे हमला करेगा, यदि कोई लोकतंत्र पे हमला करेगा, तो हम तो दोनों लड़ते ही थे। आप भी एक हमारे को एक अच्छे योद्धा मैं भी मिल गए आपके हैं, साथ तो अब तीसरा बिल्कुल मिल रहा हूँ। आपके लड़ाई के लिए न्यूज लॉन्चर पूरा साथ है। जब भी आपको जरूरत पड़े हम साथ में रहेंगे, और ये अनशन आपका जारी रहेगा। प्रयास करेंगे कि लोग भी जुड़ते जाएंगे। लोगों को भी अपील, एक इंसान जिसका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, यदि वो इंसान आज आपके देश को बचाने के लिए, ये आपका समाज है, हम सब उसी देश के हिस्सा है भाई। वो देश मेरा भी है, आपका भी है। जितना पाटिल साहब का है उतना आपका भी है। इस देश में संविधान जितना आपको जरूरी है उतना पाटिल साहब को, मुझे और आशीष को भी जरूरी है। और जिसमें लोकतंत्र में खुली हवा सांस लेने के लिए हम सब, मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है। लेकिन लड़ाई हमेशा हम दोस्ते कि भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हो। किसी एक इंसान ने अपने घर में भगत सिंह पैदा किया है, तो कम से कम उसका साथ दीजिए, उनके साथ, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। वो अनशन पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ, और इस लड़ाई में हम न्यूज लॉन्चर आपके साथ है, और प्रयास करेंगे महाराष्ट्र से बाकी भी लोग जुड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद पाटिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आखिर में मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र से ही इस देश में चुनाव सुधार की गंगा बहे। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय नमस्कार। महाराज, जय हिंद, नमस्ते नमस्ते।